साल था 1909। ब्रिटिश भारत में एक कानून लाया गया। अब देखिए, कहने को तो इसका मकसद था बढ़ते हुए गुस्से और असंतोष को शांत करना, लेकिन हुआ कुछ और ही। इसने अनजाने में ही भारत के भविष्य में बंटवारे की नींव रख दी। ये कहानी है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 की, एक ऐसा सुधार जिसकी विरासत पर आज भी सवाल उठते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इस कानून को लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, बात है 20वीं सदी की शुरुआत की। उस वक्त भारत का माहौल समझिए एक उबलते हुए पतीले जैसा था। हर तरफ एक राजनीतिक बेचैनी थी, अशांति थी और ब्रिटिश सरकार पर बदलाव लाने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, ये जो सुधार लाए जा रहे थे, क्या वो सच में भारतीयों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए थे, या फिर ये साम्राज्य पर अपनी पकड़ बनाए रखने की एक सोची समझी चाल थी, एक रियायत थी या एक रणनीति। तो इस बढ़ते हुए गुस्से और बेचैनी को संभालने के लिए ब्रिटिश सरकार के दो बड़े चेहरे सामने आए और उन्होंने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जो इतिहास में उन्हीं के नाम से दर्ज हो गई। इनमें से पहले थे लॉर्ड मिंटो। ये उस वक्त भारत के वाइसरॉय थे, मतलब वो आदमी जो भारत में जमीन पर था, जो सीधे सीधे उस राजनीतिक गर्मी को महसूस कर रहा था। और दूसरे थे जॉन मॉर्ले। ये लंदन में बैठे थे, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। असली ताकत तो समझिए इन्हीं के हाथ में थी। इन दोनों ने ही मिलकर इन सुधारों को आखिरी शक्ल दी। और बस इन्हीं दोनों की वजह से जन्म हुआ इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 का। वैसे तो इसका ये ऑफिशियल नाम था, लेकिन इतिहास इसे आज भी इसकी बनाने वालों के नाम से, यानी मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के नाम से ही ज्यादा जानता है। तो चलिए अब जरा इस एक्ट को करीब से देखते हैं। आखिर था क्या इसमें? इन सुधारों का, कागज पर लिखे शब्दों का असल में मतलब क्या था? चलिए समझते हैं। अगर आप पहली नज़र में देखेंगे ना, तो ये सुधार आपको बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत प्रोग्रेसिव लगेंगे। जैसे काउंसिल्स में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी गई, उन्हें बजट पर बहस करने जैसी कुछ नई पावर भी दी गई, और तो और एक तरह का इलेक्शन सिस्टम भी लाया गया। मतलब ऊपर ऊपर से तो सब बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा हो। जैसे एक छोटा सा लेकिन बहुत ही सांकेतिक कदम था। दो भारतीयों को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो बहुत ही प्रेस्टिजियस काउंसिल थी, उसमें जगह दी गई। अब सोचिए, ये पहली बार हो रहा था कि भारतीयों को ब्रिटिश हुकूमत में इतने ऊंचे पद पर बिठाया जा रहा था। अपने आप में ये एक बड़ी बात थी। अच्छा, तो काउंसिल के मेंबर्स को कुछ नई ताकतें भी मिली। अब वो बजट पर चर्चा कर सकते थे, उसमें बदलाव के सुझाव दे सकते थे और कुछ मामलों में तो वोट भी कर सकते थे। हाँ, एक और बड़ा बदलाव ये था कि जो प्रांतों की परिषदें थीं, उनमें अब गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत था। लेकिन एक पेंच था, केंद्र में अब भी अंग्रेज अधिकारियों का ही दबदबा कायम था। और शायद इन सब में सबसे बड़ा कदम ये था, पहली बार वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कि शासन का सबसे बड़ा लेवल था, उसमें एक भारतीय को नियुक्त करने का रास्ता साफ हो गया। सतह पर तो ये भारतीय भागीदारी की दिशा में एक ऐतिहासिक जीत लग रही थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इन सारे अच्छे अच्छे दिखने वाले सुधारों के बीच एक ऐसी बात छिपी थी, एक ऐसा प्रोविजन था जो आने वाले कई दशकों तक भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदलने वाला था। जी हाँ, बस एक प्रोविजन, और उसने इन सारे सुधारों की अच्छी बातों पर पानी फेर दिया और पीछे छोड़ दी एक ऐसी विरासत जो बहुत बहुत ज्यादा विवादों में रही। तो आखिर वो कौन सी बात थी? देखिए, जैसा कि हमारे सोर्सेज में साफ साफ कहा गया है, इस सुधार का जो सबसे नेगेटिव, सबसे नकारात्मक पहलू था, वो था मुसलमानों के लिए एक अलग सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत करना। अब इसका मतलब क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट? देखिए, इसका मतलब ये था कि कुछ चुनाव क्षेत्रों को सिर्फ मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दिया गया। मतलब इन सीटों पर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकते थे और वोट देने का हक भी सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को ही था। इसने पहली बार राजनीतिक तौर पर भारतीय समाज को धर्म के आधार पर बांट दिया। तो अब सवाल ये है कि इन सुधारों पर भारतीय नेताओं का क्या रिएक्शन था? क्या उन्होंने इस प्रगतिशील कदम का स्वागत किया? जवाब है बिल्कुल नहीं, एक जोरदार ना। ये सुधार भारतीय उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे। पूरी कहानी बिल्कुल साफ है। देखिए, भारत में बेचैनी थी, गुस्सा था। उसके जवाब में ये एक्ट लाया गया, लेकिन जैसे ही ये कानून पास हुआ, 1909 के लाहौर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे पूरी तरह से नकार दिया,
सिरे से खारिज कर दिया। और आखिर में हुआ ये कि ये सुधार किसी को भी खुश नहीं कर पाए, न तो नरमपंथियों को, न ही गरमपंथियों को। जो नरमपंथी थे, जो संविधान के दायरे में सुधार चाहते थे, उन्हें ये सुधार खोखले लगे। और जो गरमपंथी थे, जो पूरी आज़ादी चाहते थे, उनके लिए तो ये अंग्रेज़ों की एक और चाल थी। मतलब ये हर तरफ से एक बड़ी नाकामी थी। तो हुआ ये कि सुधार के नाम पर पेश किया गया कानून असल में असंतोष को और गहरा करने का एक जरिया बन गया। और यहीं पे आकर हम इस पूरी बातचीत को एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। एक ऐसा कानून जिसे लाया तो गया था अशांति को शांत करने के लिए, उसने ही देश में और गहरे विभाजन के बीज बो दिए। आखिर ये बात औपनिवेशिक शासन की सोच, उनकी प्राथमिकताओं और उनकी रणनीतियों के बारे में हमें क्या बताती है? ये सोचने वाली बात है।